नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, आजकल इन दिनों उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ स्नान में रोज़ाना करोड़ों की संख्या में लोग डुबकी लगा रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि जीवन में जाने अनजाने में उनसे जो कोई गलती हुई है, पाप हुए हैं, स्नान करने से वो पाप धुल जाएंगे, वो गलती भगवान क्षमा कर देगा। क्योंकि ऐसा कहा जाता है, ग्रंथों में है कि महाकुंभ स्नान के दौरान वहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश 36 करोड़ देव देवता अदृश्य रूप से वहाँ पर मौजूद रहते हैं और महाकुंभ में स्नान करने वाले लोगों को अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसीलिए लोग वहाँ पर स्नान करने जाते हैं। अब जो लोग वहाँ स्नान करने जाते हैं, उन्हें चाहे वो साधु संत हो, चाहे कोई भी हो, साधु संत भी एक इंसान ही होता है, उन्हें इस बात का एहसास है कि हमसे जाने अनजाने में गलती ज़रूर हुई है, इसलिए हमें ये स्नान करना चाहिए। मैं भी वहाँ पर स्नान करने का प्रोग्राम बना रहा हूँ। देखिए दोस्तों, अब राजस्थान में भी अभी पिछले दिनों जो एक घटनाक्रम हुआ, उस घटनाक्रम में पापी, धर्मात्मा, पाप, पुण्य, ये सारा जो माहौल वहाँ पर जो क्रिएट हुआ है। और मैं समरावता कांड की बात कर रहा हूँ कि समरावता कांड में जिस तरह से नरेश मीणा को पापी बताया जा रहा है, अत्याचारी बताया जा रहा है, उन्हें एक स्त्री सीटर की जैसे कोर्ट में पुलिस की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है, लेकिन उन लोगों के बारे में कोई कुछ नहीं कह रहा। और उन लोगों के बारे में अभी तक भजनलाल सरकार ने भी ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की है। जिन लोगों को लेकर समरावता के ग्रामीणों को तकलीफ़ है, जो बराबर ये कह रहे हैं कि उस दिन जिस तरह का अत्याचार हुआ उस अंधेरी की रात में, वो मंजर हम अब तक नहीं भूल पा रहे हैं। यानी नरेश मीणा का पाप और अत्याचार सबको सामने आ रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर एसडीएम अमित चौधरी के थप्पड़ मारता हुआ वीडियो पूरे दुनिया भर में वायरल हुआ था। तो वो जो उनकी गलती है और वो जो उन्होंने अपराध किया है, वो जो उन्होंने पाप किया है, वो तो सबको दिख रहा है। लेकिन पुलिस और प्रशासन की ओर से वहाँ पर जिस तरह के आरोप वहाँ के ग्रामीणों की ओर से लगाए जा रहे हैं, और नरेश मीणा ये अपराध करने के लिए उतारू क्यों हुआ, ऐसी कौन सी परिस्थिति थी जिसकी वजह से उन्हें इस तरह का कदम उठाना पड़ा, वो बिल्कुल अदृश्य है, वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। जिस तरह से आपने देखा होगा, बहुत साल पहले रोटी फिल्म का एक गाना आया था। अगर उस गाने का कोई मतलब समझ जाता है तो उसमें पाप और पुण्य और पापी और धर्मात्मा, इन शब्दों का आसानी से वो भाव समझ जाएगा। अगर कोई इस गाने के मतलब समझता है तो इंसानियत को भी समझ जाएगा, मानवता को भी समझ जाएगा। शायद आपको याद आ गया होगा, रोटी फिल्म का एक गाना था, राजेश खन्ना पर फिल्माया गया था। वो गाना काफ़ी मशहूर हुआ था, अब तक भी लोग उस गाने को गाहे बगाए बजा लेते हैं। गाना था कि यार हमारी बात सुनो, एक ऐसा इंसान चुनो जिसने पाप ना किया हो, वो पापी ना हो। राजेश खन्ना उस समय गा रहे थे जब इस फिल्म में एक भिखारिन महिला, जब उसको भूख लग रही थी तो वो रोटी चुरा कर भाग रही थी और पब्लिक उसके पीछे पीछे पत्थर लेकर भाग रही थी। पब्लिक उसे चोर चोर पुकार रही थी और उस पर पत्थरों की बरसात कर रही थी। तब राजेश खन्ना जब उस महिला को देखते हैं तो उस महिला को बिल्कुल अपनी ओट में ले लेते हैं, और जितने भी पत्थर बरसते हैं वो सारे पत्थर राजेश खन्ना के शरीर पर गिरते हैं। और उसके बाद में राजेश खन्ना इस गाने को जब स्टार्ट करते हैं तो पब्लिक, जो उग्र पब्लिक थी, वो बिल्कुल शांत हो जाती है। राजेश खन्ना गाते हैं कि यार हमारी बात सुनो, एक ऐसा इंसान चुनो जिसने पाप ना किया हो, वो पापी ना हो। और फिर इसी गाने में जो अगली एक पंक्ति और होती है, जब वो कहते हैं कि अगर आप में से एक भी इंसान जिसने पाप ना किया हो, अगर वो इसको पत्थर मारे तो फिर सब चुप हो जाते हैं, सब वहाँ से चले जाते हैं। यानी पब्लिक को एहसास हो गया था, वहाँ पर पत्थर मारने वाले सभी पब्लिक को, कि हमसे भी कभी ना कभी कोई पाप हुआ है। तो राजेश खन्ना इन बोलों के माध्यम से उन्हें बिल्कुल वहाँ से चलता कर देते हैं। कहने का मतलब, गलतियाँ और पाप सभी से होती है और उसकी सज़ा ईश्वर कर्मों के आधार पर सज़ा देता भी है। और यही वजह है कि नरेश मीणा ने जो गलती की, अपराध किया, 2 महीने से ज़्यादा का समय वो जेल में है। लेकिन बहुत से लोगों का जो पाप और अपराध वो अदृश्य रह जाता है, वो कहीं नज़र नहीं आता। हालांकि इंसाफ ईश्वर एक ना एक दिन उनका भी करता है। लेकिन अब कानून और कोर्ट में दलीलों के आधार पर, बहस के आधार पर, तथ्यात्मक सबूतों के आधार पर फैसले किए जाते हैं। इसीलिए शायद अभी
अमित चौधरी जो मालपुरा के एसडीएम जो जिन पर थप्पड़ जड़ा था नरेश मीणा ने, उनके खिलाफ कोई एक मामला अभी इस्तगासे से एसीजेएम मालपुरा के आदेश पर पुलिस में दर्ज करने के एक आदेश जारी हुए हैं। उसमें उन्होंने एक कोई पत्रकार थे, उन्होंने एक निर्माण के मामले में कोर्ट से स्टे लिया हुआ था, लेकिन उस स्टे के बावजूद भी वहाँ पर अमित चौधरी उन्होंने वहाँ पर उस अतिक्रमण उस मतलब मकान को ध्वस्त किया था। इस तरह एक दुकान थी, उसको ध्वस्त किया था। इस तरह का कोई मामला है, उसके खिलाफ एसीजेएम मालपुरा कोर्ट ने अमित चौधरी के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। और बड़ी बात यह है कि इस अब आगे क्या होता है ये भी एक देखने वाली बात होगी, किस तरह से पुलिस, क्योंकि जांच तो पुलिस करेगी, आगे कब जांच कर, अभी तो मुकदमा भी शायद दर्ज नहीं हुआ, अभी वहां से आदेश हुए हैं, अब वो किस तरह से जांच करेगी ये भी एक देखने वाली बात होगी। लेकिन एक सिलसिला शुरू हो गया है अमित चौधरी की घेराबंदी का भी। लेकिन आपने देखा होगा कि अब जिस दिन नरेश मीणा जिस दिन से जेल में बंद हैं, तो निश्चित रूप से जो उनके माता पिता हैं, उनके परिजन हैं, हर दम रात के सोते समय चाहे जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों को लाख उनकी आत्माएं कचोटती होगी, उन्हें एक तरीके से गालियां भी दे रही होंगी, उन्हें कई तरह की बद्दुआएं भी दे रही होगी। निश्चित है ये तो, क्योंकि अगर मेरे साथ में अगर कोई गलत कर देता है तो जो मेरे पत्नी है, बच्चा है, मेरे परिवारजन है, वो निश्चित रूप से दिन में कई बार कोसते हैं जिसने मेरे साथ में अत्याचार हुआ। ये इस तरह से होता भी है, आप सबके साथ भी इस तरह से होता है। तो वो जो उनकी बद्दुआएं हैं, आत्माएं जो उनकी आत्माएं जो बद्दुआएं दे रही हैं, वो किसी को अभी नज़र नहीं आ रही। लेकिन जब उसकी कोई कभी ना कभी ऐसा वक्त ज़रूर आता है जब वो बद्दुआएं काफ़ी हावी हो जाती है उन लोगों पर जिनका अदृश्य और जिनका पाप और जो उनकी गलती अदृश्य हो जाती है, वो कभी ना कभी वो जो बिल्कुल फीकी पड़ जाती है, वो बद्दुआएं जो होती है वो भारी पड़ जाती है और फिर उस समय उनको उसकी सज़ा भुगतनी पड़ती है। अब इस समय जब अमित चौधरी के नरेश मीणा ने चांटा जड़ा था, उस समय अमित चौधरी के जो परिजन थे उन्हें भी ये भय ज़रूर सताया था उस रात को कि अगर मान लो ये तो चांटे तक ही सीमित रह गया था और कोई बड़ी घटना हो जाती तो फिर क्या होता। यानी जिसके साथ में जो कुछ गलत होता है तो उसके पीछे जो परिजन होते हैं उन्हें ज़्यादा चिंता सताती है। और अब आप जिस तरह से सौम्या झा टोंक की जो जिला कलेक्टर हैं, काफ़ी अच्छी तेज़ तर्रार, काफ़ी समझदार, वो एक नौजवान आईएएस महिला ऑफिसर है और टोंक ज़िले में उन्होंने बहुत अच्छे काम भी किए थे जिनकी काफ़ी चर्चाएं हो रही थी। लेकिन एक इस समरावता कांड के बाद में उन्हें भी लोग एक तरीके से खलनायक की तरह मानने लगे हैं। शायद सौम्या झा आप समझ रही होंगी, उन्हें भी इस बात का तो पछतावा ज़रूर हो रहा होगा कि जब वहाँ की पब्लिक उन्हें मौके पर बुला रही थी तो उन्हें चले जाना चाहिए था। अगर वो 2 मिनट के लिए वहाँ पर चली जाती तो ये सारा इतना मामला नहीं होता। और जो उनके अच्छे काम अब तक उन्होंने किए थे वो थोड़ा और उन्हें बल मिलता, पब्लिक के बीच में वो और थोड़ा हीरो बनकर उभरती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब उनकी ये गलती किसी को दिख नहीं रही है, लेकिन ये माना जा रहा है कि अगर सौम्या झा उस समय चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, चाहे वो कितनी ही बिजी हो, एक बार वहां चली जाती और थोड़ा सा आश्वासन दे देती, क्योंकि उस समय तो आचार संहिता लगी हुई थी, लेकिन वो जाकर वहां पर थोड़ा आश्वासन दे देती तो वो थोड़ा और हीरो बन जाती। लेकिन ऐसा उनसे भी नहीं हुआ। तो ये भी एक कहीं ना कहीं उनकी कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि ऐसी उन्होंने गलती की है। और निश्चित रूप से ये भी कहीं ना कहीं पाप की श्रेणी में तो आता ही है। जब आप नरेश मीणा को आपने जेल में ठोंस रखा है तो ये भी कहीं ना कहीं उनकी एक गलती तो दिख रही है, लेकिन ये गलती है लेकिन वो दिख नहीं रही है। आगे जब जांच हो रही है, एसटी आयुक्त की जांच हो रही है और संभागीय आयुक्त की जांच हो रही है, ग्रामीण न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। अब आगे क्या परिदृश्य सामने आता है वो एक देखने वाली बात होगी। लेकिन कहा जा रहा है कि अब जिला प्रशासन और पुलिस के जो लोग हैं उन पर भी इस्तगासे के माध्यम से मुकदमे दर्ज करवाने के बारे में प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब कब तक ये मुकदमे दर्ज होंगे ये भी एक देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में आप देखिए कि हनुमान बेनीवाल से जब कोई ये कहता है कि नरेश मीणा जेल में है, जब इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और जो जिस तरह से उन्होंने थप्पड़ जड़ा तो वो कहते हैं कि मैं होता तो 2-3 थप्पड़ और जड़ता। अरे भाई, आपके इलाके में भी वो पोस्टिंग रह के आए, आपके इलाके में भी नियुक्त रह के आए, आपने उस समय ऐसा इस तरह का व्यवहार क्यों नहीं दिखाया? आप उस समय दिखाते। ये इस तरह के बयान
शोभा नहीं देते लोकतंत्र में। हालांकि नरेश मीणा उनका काफ़ी सम्मान करते हैं, उन्हें काफ़ी जनाधार वाले नेता भी मानते हैं और चुनाव लड़ने से पहले हनुमान बेनीवाल के यहाँ गए भी थे। लेकिन बाद में चुनाव प्रचार के दौरान भी हनुमान बेनीवाल कहीं नज़र नहीं आए, क्योंकि हनुमान बेनीवाल खुद फंसे हुए थे, अपनी जो उनकी पत्नी वहाँ से खींवसर से चुनाव लड़ रही थी, इसलिए वो नहीं जा पाए, ये एक अलग बात है। लेकिन उसके बाद में जब से नरेश मीणा जेल में बंद हुए हैं, हालांकि हनुमान बेनीवाल नरेश मीणा के पिता से, परिजनों से ज़रूर मुलाकात की है, लेकिन ऐसा कुछ उनका व्यवहार नज़र नहीं आ रहा कि वो नरेश मीणा को लेकर जो लड़ाई प्रहलाद गुंजल, मुकेश मीणा जैसे नेता लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल खुद को शरीक नहीं कर रहे। ये कहीं ना कहीं लोगों को और नरेश मीणा के समर्थकों को अखर रहा है। और कुछ इसी तरह से सचिन पायलट को वो नरेश मीणा अपना आदर्श मानते हैं, लंबे समय से उनके साथ में जुड़े हुए हैं, लंबे समय तक उन्होंने सचिन पायलट का हर स्थिति में साथ दिया है। और सचिन पायलट ने जब जब उन्हें टिकट के लिए आश्वासन दिया, लॉलीपॉप दिया, तब वो सचिन पायलट की बात माने भी हैं, विधानसभा चुनावों में भी, लोकसभा चुनावों में भी, विधानसभा उपचुनावों में भी। लेकिन उन्होंने अब जिस तरह से जो एक कठिन परिस्थिति में नरेश मीणा जेल में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, उस पूरे मामले में सचिन पायलट न्यायिक जांच की मांग तो लगातार कर रहे हैं मीडिया के माध्यम से। लेकिन लोगों को ये कहना है कि जिस तरह की लड़ाई प्रहलाद गुंजल और मुकेश मीणा जैसे नेता, प्रताप सिंह खाचरियावास जैसे नेता खुलकर नरेश मीणा के लिए समरावता के मामले को लेकर लड़ रहे हैं, उस तरह का कोई व्यवहार सचिन पायलट का भी नज़र नहीं आया। और ठीक इसी तरह से किरोड़लाल मीणा के बारे में भी, क्योंकि किरोड़लाल मीणा के तो काफ़ी करीब रहे हैं नरेश मीणा, उन्हें तो अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। और नरेश मीणा तो किरोड़लाल मीणा के प्रति इतने दिल से जुड़े हुए थे कि जब वो कहते थे लोकसभा चुनाव के दौरान कि अगर जगमोहन मीणा को टिकट मिल जाएगा तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, बार बार वो ये कहते थे विधानसभा चुनावों के दौरान भी अगर जगमोहन मीणा को टिकट मिल जाएगा तो वो कभी भी उस सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे, इतना सम्मान करते थे। लेकिन इसके बावजूद किरोड़लाल मीणा जो राजस्थान सरकार के अभी कैबिनेट मंत्री हैं और ख़ुद न्यायिक जांच की मांग कर रहे थे, जब समरावता गांव में गए थे, लेकिन पूरी चुप्पी साधे हुए हैं। हालांकि वो ये ज़रूर कहते हैं कि मैं नरेश मीणा से जब जेल में मिलने गया तो वो सुधरने वाले नहीं हैं, इस तरह की बातें वो ज़रूर कहते हैं कि वो नहीं सुधरेगा। लेकिन अब वो जो जेल से बाहर निकल के आए हैं नरेश मीणा के साथ ही, उनका ये सीधा आरोप है कि जो आश्वासन किरोड़लाल मीणा ने जेल में जाकर उन्हें दिया था, उस आश्वासन पर वो खरे नहीं उतर रहे। यानी कहने का मतलब इन तीनों नेताओं का, किरोड़लाल मीणा, सचिन पायलट, हनुमान बेनीवाल का, नरेश मीणा दिल से सम्मान करता है, दिल से सम्मान किया है उसने। लेकिन इन तीनों नेताओं की अभी तक कोई इस तरह की कोई कार्यशैली या व्यवहार नज़र नहीं आया जिस तरह से प्रहलाद गुंजल खड़े होकर लड़ाई लड़ रहे हैं। इस तरह की लड़ाई अभी वो लड़ते हुए दिख नहीं रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं ये लगता है कि नरेश मीणा को शायद इन नेताओं ने अकेला छोड़ दिया। नमस्कार।